बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss unit number 4, exercise question answers. एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, इट्स नंबर इज 4.4. हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स. इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 87 ओपन कर लें तो आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी, हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल, यहां ये इसका सारा का सारा आंसर है. आपने लिखना क्या है, फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल. इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी. सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, जिस तरह मैं रीड करूं आप इसको वैसे ही अंडरलाइन कर लें. नंबर फर्स्ट पॉइंट आपने जो लिखना है वो है फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल. सेकंड पॉइंट इज देन ड्रॉ द resultant of all the forces according to head to tail rule such as vectors A and vector B. Number third point is take any one of the vectors as a first vector. Then fourth point is then draw next vector B such that its tail coincide with the head of the vector first vector A. Then fifth point आप लिखेंगे similarly draw the next vector for the third force if any with its tail coinciding with the head of the previous vector and so on. After that आप sixth point जो लिखेंगे, now draw a vector R such that its tail is at the tail of the vector A, comma the first vector while its head is at the head of vector B, comma the last vector as shown in figure 4.5. मतलब आपने इसके साथ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसके साथ इसका ये जो फिगर है इसको जरूर बनाना है. ये मस्ट है बनाना, ऐसे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड लास्ट जो 7 पॉइंट आपका बनता है वो है वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स the resultant force completely in magnitude and direction. इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है. After that, our next question is 4.5. How can a force be resolved into its perpendicular component? Resolve का मतलब होता है किसी चीज को फर्दर सब डिवाइड करना. इस जो है टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर में. आप अपनी बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लें. 4.3 जो टॉपिक है ये सारा जो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से करना है, जिसमें उन्होंने एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई को एक्सप्लेन किया था. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी
बुक का पेज नंबर 97 ओपन करेंगे तो आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी इक्विलिब्रियम की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ये इसका आंसर था। साथ आपको मैंने बहुत सी एग्जांपल्स के बारे में इसमें बताया था, जैसे आप फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट, ये आप इस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम आपको नजर आ रही होगी आपके पेज पे बुक के 97। ये सारी की सारी आपने एज इट इज ही लर्न करनी है, प्लस इसकी एग्जांपल आपने जरूर याद करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.8, वो क्या कह रहे हैं इसमें, why is there a need of second condition for equilibrium if a body satisfies first condition for equilibrium। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था, आप एक दफा इसको मार्क कर लें, मैं देन दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड थी, देन सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की क्यों जरूरत पड़ी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 98 ओपन कर लें। इसका आंसर जो है सेकंड कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, 1 2 3 3 लाइन पे आपने आ जाना है, वहां पे आपको नजर आएगा कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय अ फोर्सेस F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर को आप कट आउट कर दें। The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be 0. According to first condition, the body will be in equilibrium. Now shift the location of the forces as shown in figure 4.30 को again cut कर दें। In this condition या situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is satisfied. It is because the body has the tendency to rotate. This situation demand another condition for equilibrium in addition to first condition for equilibrium. यहां तक आपने इसका आंसर जो है वो मार्क कर लेना है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मेरे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर एक F1 फोर्स यहां पे अप्लाई की जा रही है, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में F2 फोर्स यहां पे इस तरीके से अप्लाई की जा रही है। अब देखें दोनों फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर प्रेजेंट एट सेम लाइन, सो इट्स मींस दैट बॉडी मस्ट बी प्रेजेंट एट रेस्ट। इट्स मीन ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी ऑफ एन इक्विलिब्रियम इट्स सेटिस्फाइड। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है अगर हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को इस तरीके से दोबारा एक मैंने बॉडी बनाई, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को चेंज कर दें, एक फोर्स मेरी डाउनवर्ड वाली साइड पे है एंड सेकंड फोर्स जो है इस तरीके से थोड़ी सी अपवर्ड जाके अप्लाई की जा रही है F2 और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अपवर्ड है। अब देखिए आपके सामने बॉडी जो है वो क्या कर रही है, बॉडी की सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट हो गई है, तो इस केस में हमारी बॉडी जो है वो रोटेट करती है। तो ऑल दो बॉडी हमारी कह सकते हैं हम रेस्ट में थी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन यहां पे बॉडी के पास क्या आ गया था, टेंडेंसिटी टू रोटेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमने क्या किया, एक और कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम क्या कह देते हैं, सेकेंड कंडीशन। क्या नाम है इसका, सेकेंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो बॉडी है उसका टॉर्क जो है मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन क्या होती है हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम को हम सेटिस्फाइड करते हैं। इस टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी की वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी, सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ी। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसका आंसर जो है आप मार्क कर सकते हैं।
यहां से अकॉर्डिंग अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। मैथमेटिकल फॉर्म आप जरूर लिखिएगा साथ, ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, और इसके साथ एग्जांपल भी जरूर दे दीजिएगा अगर आप याद कर सकते हैं तो। जिस तरह लेडर की एग्जांपल है, सीलिंग फैन की एग्जांपल है, ये आप दो एग्जांपल्स को जरूर मार्क कीजिएगा। एंड जब आप क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, बेहतर यही है आप बुक में भी मार्क कर दें क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसका आंसर। जिसका 4.9 अगर क्वेश्चन का आंसर है तो आप 4.9 लिख दें। एंड सेकंड, आप अपनी बुक के जहां पे क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं उसके आगे भी पेज नंबर लिख लिया करें, ताकि आपको इजीली पता हो आपके क्वेश्चन का आंसर कहां पे है। आफ्टर दैट our next point is give an example of a moving body which is in equilibrium। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 98 ओपन कर लें। यहां पे लिखा होगा कि आप पैराट्रूपर कमिंग डाउन विथ टर्मिनल वेलोसिटी, आगे जो है स्लैश में लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि हमारी बॉडी मूव कर रही है किससे? टर्मिनल वेलोसिटी से। और एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा जो पैराट्रूपर है वो अप से डाउन तक मूव कर रहा है। और तो बॉडी जो है वो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं किसमें? हमारा पैराट्रूपर जो है वो रेस्ट में है, इसलिए हम कह देते हैं बॉडी हमारी मूव भी कर रही है, लेकिन उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? बॉडी हमारी रेस्ट में है। दैट्स वाई ये इसका आंसर था। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप और एग्जांपल इस बुक में बहुत सी प्रेजेंट है, आप खुद पढ़ के, आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहां से भी हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड में, आप एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए वो कह रहा है, आप इसका आंसर बताएं कि आप थिंक करें जरा कि बॉडी आपकी रेस्ट में हो लेकिन वो मूव भी कर रही हो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं बोल रहा हूं, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इन सिंपल पेंडुलम व्हेन द पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन it is at rest for a while, but at that time gravitational force remains acting on it, so the pendulum is at rest but not in equilibrium। एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दी। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वो इस डायग्राम में ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा आपकी वॉच के पास क्या होता है? पेंडुलम होता है। अब ये पेंडुलम क्या करता है? इस तरीके से एक बार इधर जाता है, मूव करता है, एंड एक वन टाइम इधर जाता है। तो इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन बी, इसको नेम दे देते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन को ए का नेम दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये मूव करता है, यहां पे आता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे, तो यहां पे आके रुक जाता है फॉर अ सेकेंड, फॉर अ व्हाइल ये रुक जाता है, फॉर अ व्हाइल ये क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन ये यहां पे स्टॉप होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको क्या पता है? यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर क्या करती है? एक्ट करती है। जब ये यहां पे स्टॉप हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट मूविंग अगेन टुवर्ड द मेन पोजीशन, एंड देन मेन पोजीशन पे अगेन नहीं रुकता, ये इस साइड पे मूव कर लेता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम कह सकते हैं हमारी बॉडी क्या होती है? फॉर अ व्हाइल एट रेस्ट में आती है, लेकिन ये इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होती, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। देन अगेन ये क्या करता है? इस तरीके से मूव करता रहता है। एक और जो आपकी एग्जांपल है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, देन इसकी मैं वर्डिंग बता दूंगा। आपके पास एक ये बॉल है, आप बॉल को क्या करते हैं? थ्रो वर्टिकली अपवर्ड करते हैं। आपको पता है एट एक्सट्रीम हाइट पे आके जब इसके अंदर आपके हैंड की मैकेनिकल एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है, तो एक पॉइंट पे आके वो एनर्जी रुक जाती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करती है। तो यहां पे हमारा जो बॉल है, ये जो बॉल यहां पे आया है, ये यहां पे एट रेस्ट पे आ जाता है, बट नॉट इन होता है, बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। वजह क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, इसको दोबारा डाउनवर्ड मूव करवा लेती है। आप इसकी भी अब वर्डिंग एक दफा लिख लीजिए। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट कम्स टू रेस्ट एट द टॉप पोजिशन बिफोर फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। एट दैट पोजिशन बॉल इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। बोर्ड में अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनमें से एक एग्जांपल जो आपको इजी लगती है वो आप वहां पे लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका आप पहले आंसर लिख लें। जो मैं बता रहा हूं आपने इसको लिख लेना है, आपके लिए आसानी होगी इसको याद करने में। When a single force acts on a body moves in the direction of force, this force is not balanced by any other force. Hence, a body is not in equilibrium when a single force acts on a body. It produces motion as well as rotation in a body. अब आप सिंपल इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कार है, कार के ऊपर जस्ट सिंगल एक फोर्स एक्ट की जा रही है। ये देखिए एक कार है, ये कार हमारी, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहां पे फोर्स अप्लाई कर दी। मैं कह देता हूं कार पहले क्या थी, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी मैं कंसीडर कर लेता हूं 0 थी। अब जब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये मेरी कार क्या हो जाएगी, मूव होने लग जाएगी। अब जब मूव होने लग जाएगी तो मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आई क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। फिर कहता हूं 30 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरीके से क्या करती है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जाती है। एज यू नो दैट एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारी जो गाड़ी है इसकी वेलोसिटी कह देते हैं, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक फाइनल वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लगी। तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज प्रोड्यूस कर देती है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। और जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो जरा सी बात है, जो हमारी गाड़ी है वो एक स्पीड से मूव नहीं करी, इसका मतलब ये इन जो है आपकी रेस्ट में नहीं है, ये क्या कर रही है, ये मोशन में आ गई है। चेंज इन वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हमारी बॉडी कभी भी वो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होती है। या इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश कर ले, जिसने रोटेशन की बात की थी। मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड वाली साइड पे लग रही है, F1 फोर्स ये 40 न्यूटन। डाउनवर्ड वाली साइड पे जो फोर्स है वो मैं कहता हूं F2 जो है मेरी 0 न्यूटन फोर्स लग रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसके अंदर क्या हो गई, सिंगल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये क्या करेगा, इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहां पे हमारा जो टॉर्क होगा वो नॉट बी इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं होगा 0 के। इट्स मीन यहां पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी, हमारी टॉर्क जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, विच मीन्स दैट कि हमारी बॉडी वर नॉट प्रेजेंट इन एट रेस्ट। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.13, व्हाई द हाइट ऑफ अ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। इसका आंसर है, आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 102 ओपन कर लें, यहां पे एक लिखा हुआ है व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम्स, दिस लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। ये तो एक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, लेकिन इसमें कहीं भी इसने हाइट का जिक्र नहीं किया है, इसलिए आपको एक मैं वर्डिंग बता रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, ये उसका रियल आंसर होगा। We know that position of center of mass of an object play an important role in their stability. आपको ये आंसर जो है इसी पेज में नजर भी आ रहा होगा। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आप इसको वहां मार्क कर लीजिएगा। टू गेट स्टेबिलिटी देयर सेंटर ऑफ मास
must be kept as low as possible. So it is the reason that height of vehicles is kept as low as possible. मतलब ये कि जो लोअर साइड होती है, आप देखिए जितनी भी हमारी रेसिंग कार होती है, एक तो उनकी बेस को बहुत बड़ा कर दिया जाता है, दूसरी उनकी जो लोअर बेस होती है इसकी हाइट को बहुत नीचे जमीन के साथ जो हमारी रोड होती है इसके बिल्कुल पास कर दिया जाता है, ताकि उनका सेंटर ऑफ मैस क्या हो जाए, लो हो जाए, और हमारी गाड़ी जो है वो इजीली विद स्पीड मूव कर सके और वो उल्टे ना या हवा में ना उड़ जाए। अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब 240 या 260 या 280 या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी को मूव करवाया जाए। आफ्टर दैट हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज 4.14। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही एंड होता है। थैंक यू। आज हम यूनिट नंबर 4 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने लगे हैं इट्स 4.1। आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन along x axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x axis and 8 Newton along y axis। मतलब ये इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है आपको 3 फोर्सेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, आपने इन 3 फोर्सेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल आपने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है या रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस का फाइंड करना है। अब जो फर्स्ट फोर्स है उसको अब डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स इस तरीके से उन्होंने कहा, उसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 12 न्यूटन है, ये अलोंग किसके है, अलोंग एक्स एक्सिस है। लेकिन इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज का पता होना जरूरी है वो क्या है, आइए उसको एक दफा देख लेते हैं। आपको एक्स एक्सिस एंड एक्सिस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक्सिस कितने होते हैं, जैसा कि हमें पता है एक्सिस टोटल 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम अपनी इस बुक में 2 टाइप ऑफ एक्सिस की बात करते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। इस तरीके से एक अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, ये जो लाइन है इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन है। ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सॉरी, नीचे वाली जो लाइन हो जाएगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से जो मैंने ड्रॉ कर दी है। इस साइड पे हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएंगे एंड इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएंगे। आप इसको नेगेटिव की बजाय बार करके भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास आपको भी पता लग गया कि 2 तरह के एक्सिस होते हैं। अब सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले डेटा में क्या क्या चीजें प्रोवाइड है हमें, फोर्सेस। नंबर 1 F1 फोर्स जो है वो कितनी है, 12 न्यूटन फोर्स है, 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्स एक्सिस वाली साइड पे हमारे पास क्या है, 12 न्यूटन फोर्स है। आफ्टर दैट हम F2 फोर्स की बात कर लेते हैं, तो F2 फोर्स हमारे पास कितनी है, 8 न्यूटन फोर्स है अलोंग 45 डिग्री एंगल है विथ एक्स एक्सिस। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका क्या मतलब है। आफ्टर दैट F3 हमारे पास जो फोर्स है वो कौन सी है, वो भी हमारे पास 8 न्यूटन फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस। मतलब ये जो फोर्स है हमारी किस साइड पे है, वाई एक्सिस वाली साइड पे है। अब देखिए इनको आपने बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल इसका क्या करना है, टू फाइंड भी हम लिख लेते हैं। हमने टू फाइंड में हमने क्या करना है, अपना रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। रिजल्टेंट फोर्स को हम F से यहां पे
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने सोल्यूशन की तरफ, लेकिन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखें इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। अगर आपने हेड टू टेल रूल का टॉपिक स्टडी किया होगा तो आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से इस चीज का पता होगा कि सबसे पहले हमारा जो काम होता है वहां पे एक सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल वी मेक वेक्टर्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपको जैसे नजर आ रहा है इवन नंबर है ये, इसलिए मैं क्या करता हूं सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करता हूं, एक सिलेक्ट कर लेता हूं सूटेबल स्केल। और सूटेबल स्केल में मैं कह देता हूं 2 न्यूटन जो फोर्स होगी वो मेरे स्केल में, आपको जैसे पता है स्केल के अंदर रीडिंग्स होती हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, जैसे कि आपको इस चीज के बारे में बता दिया गया है पहले भी फर्स्ट लेक्चर, अगर आप फर्स्ट यूनिट के लेक्चर सुने तो उसमें बहुत ही अच्छे अंदाज से मीटर रूल को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए मैंने यहां कंसीडर कर लिया कि मेरी 2 न्यूटन जो फोर्स होती है वो जो मेरे पास मीटर रूल है, जो स्केल है उसके ऊपर 1 मीटर के इक्वल होती है। अब जरा आप खुद जरा ध्यान से देखें, अगर मैंने इन लाइंस को मतलब इनको ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरी फोर्स 1 है, फोर्स 1 किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं इस तरीके से स्केल रखूंगा, स्केल रखने पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा। अब यहां जो है आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझनी है, अगर मैं ये एरो ना लगाऊं तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। ये लाइन सेगमेंट क्या शो कर रही है, ये इसका जो है वैल्यू शो कर रही है कि लाइन की कितनी लेंथ है, इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड यू नो दैट 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 न्यूटन फोर्स। क्योंकि आप अगर 12 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये एरो का साइन क्या करता है, एरो साइन इंडिकेट करता है इसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। इस तरीके से अब जरा देखें 8 एक्सिस अलोंग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब ये अगर आपके पास प्रोटेक्टर है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये 2 एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस के इस मिड पॉइंट पे अगर आप रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन इस तरीके से क्यों थी, इसकी डायरेक्शन मुझे कैसे पता लगी, इसने बताया है आपको गिवन डाटा में कि 8 न्यूटन फोर्स है अलोंग किसके, 45 डिग्री एंगल के। तो इसका मतलब क्या है, मैं विद द हेल्प ऑफ डी आप जिसको कहते हैं उसके थ्रू मैं यहां पे रख के जब एंगल बनाऊंगा तो इसका एंगल यहां पे क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक हमारी फोर्स जो है वो कितने न्यूटन की हो जाएगी, जो हमारी फोर्स जो है 8 न्यूटन की, उसको मैं इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करूंगा। 8 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन में ड्रॉ करूंगा 4 सेंटीमीटर, एंड ये जो लाइन सेगमेंट है ये 4 सेंटीमीटर को शो कर रही है, ये एरो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरीके से अब F3 फोर्स है वो क्या है, 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब सिंपल वाई एक्सिस वाली फोर्स को आप इजीली इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर इजीली आंसर, और ये डायरेक्शन को एरो शो कर रहा है। अब देखिए ये तो हमने सिंपल फोर्सेस बना ली, अब हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल अपना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट वेक्टर जो हमारा F1 फोर्स थी 12 न्यूटन वाला, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, हमारा ये क्या है, फर्स्ट वेक्टर है। जब मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर इस तरीके से कंसीडर कर लिया तो इसको एज इट इज इस तरह बना दिया मैंने, और मैंने बता दिया इसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अपना नेक्स्ट वेक्टर बनाऊंगा, जो मेरी F2 वाला फोर्स था उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल आपने क्या करना है, इनको आपस में अटैच करना है। तो हेड टू टेल रूल क्या कहते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ क्या हो, अटैच हो। अब लास्ट जो हमारी फोर्स है F3 फोर्स, इसको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसके ऊपर अटैच कर देना है, और इस तरीके से आपने इसका हेड बना देना है।
अब हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है ये सेकंड वेक्टर था जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ये थर्ड वेक्टर था। तीन ही वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट थे। अब एट द एंड जब आप रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं तो ये बात आपने याद रखनी है, हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है इसके साथ हमारे जो है रिजल्टेंट वेक्टर की टेल अटैच होगी इस तरीके से, और जो लास्ट वेक्टर होता है उसके साथ उसका हेड अटैच होगा इस तरीके से। अब हमारे पास जो ये वेक्टर आ गया इसको आपने f का नाम दे देना है, विच इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा क्या आ गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप इस रिजल्टेंट वेक्टर की भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल तो आप इसकी जो है वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है वो ये है, क्या हम इसकी डायरेक्शन नहीं फाइंड कर सकते, मतलब इसके दरमियान में जो एंगल है वो भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, जिसे आप डी कहते हैं। डी यहाँ पे रखेंगे तो ये लाइन के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसका एंगल बना सकते हैं। हम एंगल कहते हैं इसका, यहाँ पे क्या बन रहा है 37 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सिंगल फोर्स होती है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स की, मतलब F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, इनका हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब कंसीडर कर लेते हैं 4 को 4 में ऐड करें, हमारे पास कितना आता है 8 and 8 9 10 11 12 13 14। मैं कह देता हूं मेरी जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो कितनी आई है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इसका आंसर न्यूटन में फाइंड करना है। तो मैं अगर इसका आंसर न्यूटन में फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का आंसर इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। आपको एक चीज यहां पे मैं बताता चलो, पर सेंटीमीटर से मैंने क्यों यहां मल्टीप्लाई करवाया। एज यू नो दैट हमारे पास फोर्स क्या किस में आती है, हमेशा न्यूटन में आती है, इसलिए मैंने पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करवाया है। इसका आखिर मतलब क्या है, एफ एज इट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, सेंटीमीटर से, क्योंकि इसकी पावर किस में है, -1 में है। जब ये ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। इस तरीके से सेंटीमीटर से कट ऑफ हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इस तरीके से आपने अपना फर्स्ट जो है एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे अंदाज से करना है। आफ्टर दैट हम अपनी एग्जाम्पल 4.2 की तरफ चलते हैं। 4.2 एग्जाम्पल में क्या कहता है, आइए उसको हम देखते हैं। अभी बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आपने बहुत ही ध्यान से समझना है इन एग्जाम्पल्स को। वो क्या कह रहा है, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली, एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुल कर रहा है, और अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द रोड। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहां पे हमारे पास फोर्स कितनी है, फोर्स हमारे पास है 200 न्यूटन, और एंगल जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। एंगल अलोंग, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, ताकि आपको पता लग जाए एंगल किस साइड में बन रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी मैंने आपको जो है वो डायग्राम बना के बताया था, मतलब एक्सिस बना के बताए थे कि वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, इसलिए उसने यहां पे जिक्र किया है हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट्स मींस ये टॉक कर रहा है किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में। उसके बाद आपने क्या बताना है, आपने टू फाइंड, इसमें जो करना है वो करना है कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट फोर्स के। यू नो दैट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के टॉपिक को अगर आपने स्टडी किया हुआ है, आपके लिए बहुत आसान है फोर्स के कंपोनेंट्स के बारे में बताना। तो हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, एक एफ ऑफ एक्स, हमने ये भी फाइंड करना है। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई, हमने ये भी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगा कि एक ट्रॉली है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ट्रॉली बनी हुई है ऐसे। ट्रॉली के ये इस हिस्से पे क्या कर रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, कितनी 200 न्यूटन। अब वो कह रहा है ये यहां पे करके
जो कि हमारी रोड, सपोज कर ले कि हमारी रोड है, रोड के साथ एक एंगल बनाया जा रहा है, उस एंगल की क्या वैल्यू है 30 डिग्री। अब आप देखें ये फोर्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ कंपोनेंट हो जाएगा, और ये इसको मैं अलग बना देता हूं इस तरीके से, ये हमारी ये फोर्स यहां पे लग रही है, तो फोर्स यहां पे कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन, और यहां पे हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो एक्स एक्सिस वाली साइड पे होगा इट्स कंपोनेंट इज एफ ऑफ एक्स, और जो वाई एक्सिस वाली साइड पे होगा वो क्या होगा एफ ऑफ वाई। अब ये दो कंपोनेंट्स हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है एफ कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज नहीं याद तो काइंडली आप मेरा लेक्चर जरूर सुनिएगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में, वहां पे मैंने बताया है कि एफ ऑफ एक्स इस तरीके से एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, और सिमिलरली हमारे पास जो एफ ऑफ वाई होता है वो किसके इक्वल होता है एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखा, सिंपल एफ की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने कॉस कितना है हमारा 30 डिग्री। सिंपल उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड करें जैसे कि मैं अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। जब मैं कॉस थीटा करता हूं इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0.866, तो ये वैल्यू मैं यहां पे लिख दूंगा 200 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.866। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा रिजल्टेंट आंसर 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो मेरे पास आंसर इसका आता है 173.2। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो फोर्स आ गई 173.2 न्यूटन फोर्स आ गई। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट विच इज सेकंड पार्ट इस तरीके से हेडिंग दे देते हैं, बेशक आप यहां पे भी इस तरीके से हेडिंग दे देंगे, इस फर्स्ट पार्ट है एंड इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको पता है एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होता है एफ साइन थीटा। सिंपल इनमें इनकी वैल्यूज पुट करें, एफ वाई एज इट इज आ गया, एफ में क्या आ जाएगा 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय किससे साइन 30 डिग्री से। जल्दी से आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें जैसा कि मैं कर रहा हूं। जब मैं अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करता हूं साइन थीटा साइन 30 सेल्सियस साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.5। सिंपल क्या करेंगे हम एफ ऑफ वाई लिखेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, और साथ न्यूटन इसका क्या आ रहा है जो है इसका यूनिट आ रहा है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है 100 न्यूटन। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 100 न्यूटन आ गई है। ये हमारा 4.2 न्यूमेरिकल भी जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज 4.3। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप टॉपिक जो है टॉर्क का उसको जरूर स्टडी कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो इस एग्जाम्पल को समझने में। अब इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, अ मैकेनिक टाइटन द नट ऑफ अ बाइसिकल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर by exerting a force of 200 Newton. Find the torque that has tightened it. हमने क्या करना है इस एग्जाम्पल में जो है टॉर्क फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन डेटा, आफ्टर दैट हम इसको विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले हमें बता रहा है हमारे पास फोर्स कितनी है, हमारे पास फोर्स है 200 न्यूटन एंड हमारे पास मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म को आपने याद रखना है, मूवमेंट आर्म को आपने एल से रिप्रेजेंट करना है। इसकी वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टॉ मतलब टॉर्क फाइंड करना है।
टॉर्क फाइंड करना है। अब देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस तरीके से, एक आपके पास स्पैनर है इस तरीके से, स्पैनर जिसको आप आम जुबान में चाबी कहते हैं, इससे इस तरीके से एक नट ओपन करने की कोशिश की जा रही है। अब नट ओपन करने की कोशिश जब की जा रही है तो ये स्पैनर के ऊपर क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स, 200 न्यूटन लगा रहे हैं। अब 200 न्यूटन लगा रहे हैं, उसने कहा इसका जो मूवमेंट आर्म है, इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है, इसको मूवमेंट आर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपने यहां पे जो बात याद रखनी है वो ये है कि हम इस जो लेंथ होती है वो यूजली मीटर में होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0.15 मीटर। आप इसको एक दफा अपने कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लें, कैलकुलेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि यू नो दैट हाउ टू डू अ कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15। तो मैं इसका आंसर इस तरीके से लिख सकता हूं, इसके आगे मेरे पास आंसर इसका आ गया है सेंटीमीटर से मीटर में। तो मेरे पास जो ये लेंथ है, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, मेरे पास ये लेंथ जो है वो कितनी है, 0.15 मीटर। सिंपल वो कह रहा है इसमें आपने टॉर्क फाइंड करना है, वो टॉर्क बताएं। अब देखिए, हो सकता है वो स्पैनर जो है, आपने जिस तरह लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, उसकी 4 आर्म्स हो, तो 2 आर्म्स पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस स्पैनर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने समझाने के लिए एक एनालॉजी की हेल्प ली है, इस एनालॉजी में मैंने सिंगल स्पैनर आपको बता दिया ताकि आपको पता लग जाए कि मूवमेंट आर्म क्या होता है, ठीक है, और कहां पे फोर्स लगाई जा रही है। अब टॉर्क का फॉर्मूला आपको जो है याद होना चाहिए, वो क्या होता है, बहुत सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स की क्या वैल्यू है, 200 को जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.15 से, आपके पास टॉर्क का सिंपल इजीली आंसर आ जाएगा। आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 200, यू विल गेट योर आंसर विच इज 30। हमारे पास आंसर आ गया है विच इज 30। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, एंड मोमेंट आर्म किस में है, लेंथ में है। सिंपल, ये इसका क्या आ गया है आंसर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, मतलब एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं विच इज एग्जाम्पल नंबर 4.4। 4.4 एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ मीटर रोड इज supported at its middle point O as shown in figure 4.15। जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, the block of weight 10 Newton is suspended at the point B, 40 centimeter from O. Find the weight of the block that balance it at the point A। सिंपल, बहुत सिंपल है। और इसके बाद वो क्या कह रहा है, आपने इसमें सिंपल क्या करना है, आपको एक रॉड है या एक मीटर रूल है जिसकी टोटल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं क्या है, 1 मीटर की है वन साइड में, और इसको एक वेज होती है। वेज एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस कर लेते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है। जब आप 10th क्लास में होंगे तब आप इसका एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करेंगे। तो इसमें वो बता रहा है, एक साइड पे आपको वेट बता दिया गया है कितना वेट है, एंड सेकंड साइड पे हमने एक वेट जो हैंग कर दिया है, आपने उस वेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको डायग्राम बना के मैं अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें गिवन डाटा जो प्रोवाइड किया गया है, मूवमेंट आर्म, 2 मूवमेंट्स आर्म प्रोवाइड की गई है। ये चले पहले हम क्या करते हैं, हमारी एग्जांपल 4.4 है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को थ्रू समझ लेते हैं। देखें, ये हमने एक डायग्राम बना ली। उसने कहा यहां पे एक वेज जो है प्लेस कर दिया गया है, और वो वेज किस पे प्लेस किया गया है, ओ पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट पे यहां पे जो है, यहां पे हमने एक वेट हैंग कर दिया गया है।
इस तरीके से वेट को अटैच कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस वेट को हमने हैंग कर दिया गया, जिसको वेट W2 कह दिया है। किस पॉइंट पे है? वो पॉइंट B पे है। एंड इसका वेट कितना है? इसका वेट 10 न्यूटन है। वेरी गुड, 10 न्यूटन। आफ्टर दैट यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया गया है जिसको हमने A का नाम दिया है, और वहां पे भी एक जो वेट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आपको इसकी शेप से ही नजर आ रहा होगा कि इसका साइज क्या है, वो बिग है। हमने W1 को फाइंड आउट करना है। इसके बाद उन्होंने हमें कुछ डिस्टेंस बता दिए हैं कि O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर का। ठीक है। एंड O से लेके A तक का कितना डिस्टेंस है? O से लेके A तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। सिंपल हमने क्या करना है? W1 फाइंड करना है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का टॉपिक स्टडी किया होगा, यू कैन इजीली सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या आ जाता है? W2 जो हमारा वेट है, W2 वो कितना है? 10 न्यूटन है। मोमेंट आर्म, मतलब सिंपल आप इसकी वैल्यू लिख लें, OB, ये हमारा मोमेंट आर्म किसका है? जो W2 वाली साइड पे है वो है 40 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 40 सेंटीमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। वेरी गुड। इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे? 100 से, तो यू विल गेट योर आंसर इजीली। हम इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल 40 को डिवाइड कर दें 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 0.4 आंसर। आप इसकी वैल्यू लिख लें, यहां पे हमारा वैल्यू आ गया 0.4 मीटर। इसी तरीके से अब आप अपना नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है OA वाला, जो सेकंड हमारा मोमेंट आर्म है, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर है। आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, यू विल गेट योर आंसर इन मीटर, विच इज, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस में ही प्रॉब्लम आती है, उनको न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ आ जाती है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर। यू मस्ट हैव टू डू एवरी कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर, दैट इज वेरी इजी फॉर यू एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 0.25 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 0.25 मीटर। अगर हमने यहां पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखी है तो यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखना मस्ट है। तो हमारे पास हमने वैल्यूज लिख ली। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है W1 फाइंड करना है। अब देखें, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला टॉपिक स्टडी किया होगा, आप इजीली क्या करेंगे? इसमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, ये ऑब्जेक्ट जो हमने ये लिखा है, जिसकी हमने ये मीटर रूल है, हम इसे मीटर रूल लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है? मीटर रूल है, जिसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर। हम कंसीडर कर लेते हैं हमारी कितनी लेंथ है इसकी? 1 मीटर। ये कब स्टेशनरी होगा? जब इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इक्वल आ जाएगी। तो हम यही चीज यहां पे सॉल्यूशन में सॉल्व करने लगे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कर देंगे किसके इक्वल है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इक्वल है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? इट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे वेट क्या है? यहां पे वेट थोड़ा सा कम है। हम कहते हैं बैलेंस नहीं होने की बजाय ये थोड़ा सा अपवर्ड वाली साइड पे मूव कर गया, तो ये वाली डायरेक्शन जब ऊपर वाली साइड पे मूव करेगी, ये क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज एंड इट्स अ क्लॉकवाइज। तो सिंपल हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? यहां पे आपने टॉर्क, ये मतलब कह लें टॉर्क ये है टॉर्क 1, इट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क 2। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेशनरी कंडीशन में आएगा। तो टॉर्क 1 की क्या? टॉर्क 1 जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? W1, अच्छा चले मैं सिंपल इसकी वैल्यू यहां पे ऐड कर देता हूं। W1 मल्टीप्लाई बाय W1 का मोमेंट आर्म क्या है? यू नो दैट इट्स मोमेंट आर्म इज OA। तो आप सिंपल यहां पे क्या करेंगे? OA की वैल्यू ऐड कर देंगे।
टॉर्क 2 हमारे पास जो है इसमें क्या आ जाता है, W2 आ जाएगा, जिसका वेट 2 आपको नजर आ रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय इसको किससे कर देंगे, इसका जो मोमेंट आर्म है वो OB। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा ये सिंपल आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी कैलकुलेशंस की तरफ, विच इज वेरी वेरी सिंपल। अब चलते हैं, क्या करेंगे, अब हमने, आपको पता है यहां पे क्या फाइंड करना है, हमने W फाइंड करना है, अपना वेट 1 फाइंड करना है, तो वेट 1 को यहां रहने देंगे, बाकी सब चीजों को उधर से ले जाएंगे, W1 एज इट इज इक्वल टू, अब देखिए W1 के साथ OA क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू लिख लेंगे, W2 मल्टीप्लाई बाय OB डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, OA से करेंगे। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, W1 एज इट इज, अब W2 की क्या वैल्यू है आपको पता है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय OB की क्या वैल्यू है, विच इज 0.040 मीटर, डिवाइडेड बाय OE की क्या वैल्यू है 0.25 मीटर। अब देखिए आपके सामने है, मीटर से इस तरीके से कट जाएगा। अब हम इसको टोटल सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। यहां आपने एक जो बात याद रखनी है, हम वेट को हमेशा स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको शायद बोर्ड पे w बड़ा नजर आ रहा हो, क्योंकि आपको नजर आए इससे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूं, बट यू नो दैट कि w जो बिग होता है वो वर्क डन के लिए यूज होता है, नॉट यूज फॉर दैट मैस, ये सॉरी वेट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, देन वी डिवाइड इट 0.25, जब 0.25 से इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आवर आंसर कम इट्स 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 न्यूटन। इट्स मीन ये ऑब्जेक्ट का बैलेंस होगा कब, ये स्टेशनरी कंडीशन में आएगा, कब रेस्ट में होगा, जब यहां पे हम 16 न्यूटन वेट जो है यहां पे एडजस्ट कर देंगे, लगा देंगे, तब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4.5। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे एग्जाम्पल 4.5 में वो क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन, एक 10 न्यूटन का ब्लॉक है जिसका वेट क्या है 10 न्यूटन है, इसको हैंगिंग थ्रू अ कोर्ड एज शोन इन फिगर 4.29, एक रस्सी के साथ इसको क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है, किस हॉरिजॉन्टल लाइन में। फाइंड द टेंशन इन द कोर्ड, कोर्ड के अंदर कितनी टेंशन आई है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। सिंपल है, आप एक दफा इसकी स्टेटमेंट को स्टडी कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, सिंपल टेंशन को फाइंड आउट करना है। अब इसको सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में अभी हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 4.5 स्टार्ट हो गया है। इसमें गिवन डाटा में सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, वेट ऑफ द ब्लॉक, सिंपल W से मैं शो कर रहा हूं और आपने स्मॉल w से लिखना है, याद रखना है। वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन जस्ट हमें यही गिवन है। इसके बाद टू फाइंड हम लिख लेंगे, टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब जरा इसको समझने के लिए आपको मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। इस तरीके से एक डायग्राम मैंने बना ली, डायग्राम के साथ यहाँ पे कोड था और कोड के साथ जब मैंने 10 न्यूटन का वेट जो है इसके साथ एडजस्ट कर दिया, अटैच कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये कोड है, कोड थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होने की वजह से टेंशन इसमें अपवर्ड वाली साइड पे प्रोड्यूस हो जाएगी एंड नीचे जो है इसका वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा वेट जो है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव करेगा। यहां एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जब टेंशन इज इक्वल टू वेट होगा तब ही हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट रेस्ट कंडीशन में आएगा, एट रेस्ट कंडीशन में आएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं।
सोल्यूशन में हमने क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको सॉल्व करेंगे, या लिख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन या बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको हम सॉल्व करेंगे। लाइक फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या करती है, आपकी टोटल जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के फैक्टर क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। आप जरा खुद देखें, यहां पे हमारे पास फोर्स कितनी है, दो फोर्सेस लग रही हैं यहां पे। वो फोर्स का आंसर, एफ का आंसर जो डेल्टा एफ है, टोटल जितनी भी फोर्स है उसका आंसर मस्ट भी आना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं यहां पे सिंपल लिख दूं, टेंशन जो है, टेंशन एक फोर्स लग रही है, वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। ये चलिए इसको और सिंपल वे में कर लेते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ये हमारा किसके इक्वल है, ये तो 0 के इक्वल है ऑटोमेटिकली। क्यों, हमें कैसे पता लगा, आप खुद देखें जरा, यहां पे वाई एक्स एक्सिस की प्लेस पे कहीं कहीं फोर्स अटैच हो रही है, कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ये तो वर्टिकली हैंग है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कोई इसकी फोर्स ही नहीं लग रही। तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, अपना एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू जितनी भी होगी इसको कंसीडर कर लेंगे, इट्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारी जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स किसके अलोंग एक्ट कर रही है, एफ ऑफ एक्स के अलोंग एक्ट कर रही है। अब एफ ऑफ एक्स के अलोंग कौन सी फोर्सेज हैं, आप जरा खुद बताएं। एफ ऑफ एक्स के अलोंग एक है टेंशन, टेंशन इट्स मूविंग एट अपवर्ड वाली साइड पे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें ऐड हम कर देंगे किसको, वेट को, लेकिन वेट तो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है, इससे इसमें इसके साथ ये माइनस साइन आया है। अब आप मुझे खुद बताएं, प्लस माइनस क्या होता है, ऑटोमेटिकली माइनस होता है, तो ये माइनस डब्ल्यू हो गया विच इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है वेट की क्या वैल्यू है, हमारे पास वेट की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। देखें, मैं आपको यही यहां पे बताना चाह रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आएगा, जब हमारा वेट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन के इक्वल हो जाएगा, तभी हमारा वेट क्या होगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। अब हमारा एग्जाम्पल जो है वो लास्ट है विच इज 4.6। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ एज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स one end. A force of 100 Newton is applied at one of its end near the edge. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, near the edge को आप बेशक हाईलाइट कर लें ताकि आपको समझ जाए इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। To keep it horizontal, find the weight of the rod and the reaction of the wedge. सिंपल, एक रॉड है, एक रॉड को इस वेज के ऊपर हमने स्टेशनरी कंडीशन में स्टैंड करने की कोशिश की है, और वो कह रहा है इसके नियर एंड पे एक फोर्स अप्लाई की जा रही है, और इस फोर्स की क्या वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन। सिंपल, 100 न्यूटन हमने यहां पे बता दिया। इसके बाद कह रहा है आपने एच का जो फोर्स है, इसका जो एच के बिल्कुल नियर एंड है, ए और एच जो है वो ओ पोजीशन में प्रेजेंट है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। एंड उसके बाद उसने हमें बता दिया आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो वेट, इस रोड का वेट क्या है, जो वेट ये है इस तरीके से, एज यू नो दैट हर बॉडी का सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ मास जिसको कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब एक्ट करती है तो मास ऑटोमेटिकली वेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे आपने एक वेट फाइंड करना है, एंड इस वेज की वजह से एक अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स लग रही होगी, किस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे, वो हमने फाइंड आउट करना है। और इसकी एक एज को उसने, एक जो कॉर्नर है इसको ए का नाम दे दिया,
एंड एक कॉर्नर को बी का नाम दे दिया है। एंड जो सेंट्रल पॉइंट होता है आप उसको पता है, आपको उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारा डाटा क्या क्या उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सब आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल। जो सबसे पहले हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसने फोर्स की हुई है विच इज 100 न्यूटन एंड आफ्टर दैट उसने हमें एक मोमेंट आर्म, इस फोर्स का मोमेंट आर्म बता दिया है। सिंपल अब उसको नेम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज OA एंड इट्स वैल्यू इज 0.5 मीटर। आफ्टर दैट देखिए अगर एक उसने रॉड की टोटल लेंथ भी हमें बताई थी, टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितनी है 1.5 मीटर। देखें अब सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जो होता है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स प्रेजेंट इन सेंटर। अब 1.5 को जब आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आपका हाफ वैल्यू आ जाती है। मतलब इसकी और ए से लेकर जी तक कितनी वैल्यू है इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जब मैंने डिवाइड किया कैलकुलेटर पे 1.5 को डिवाइड कर दिया 2 से तो मेरे पास आंसर आ गया 0.75। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा AG is equal to GB which is equal to 0.75 मीटर। That's why मैंने G से लेके B तक का जो डिस्टेंस है 0.75 मीटर लिख दिया है। अगर अब देखें हमारे पास सिंपल जो चीज लास्ट रह गई है वैल्यू OG का डिस्टेंस है। सिंपल ये वाला डिस्टेंस हमें क्यों चाहिए ये मैं एट द एंड आपको बताऊंगा, जब सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा ये चीजें हमें क्यों चाहिए तब बताऊंगा। पहले हमने इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है OG को एज इट इज लिख लिया। OG में से अगर मैं क्या करूं AG को माइनस कर दूं, क्या AO को या OA को अब लिख ले OA को, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी OG। अब इसकी एक एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है 10 रुपीज में से अगर मैंने 4 रुपीज खर्च कर दिए तो मेरे पास रिजल्टेंट आंसर क्या आता है 6 आ जाता है। अब हमारा जो ये केस है यहां पे हमें टोटल वैल्यू पता है, ये जो है हमारी AG से लेके गिरोनी हमें पता है, हमें OA की वैल्यू भी पता है। सिंपल हमें ये नहीं पता हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, तो ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे AG की वैल्यू जो क्या है OG एज इट इज, AG की वैल्यू क्या है 0.75 माइनस कर देंगे OA को विच इज 0.5 मीटर, तो हमारे पास हमारा OG की वैल्यू आ जाएगी। अब आप अगर OG की वैल्यू इसको कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करें तो आपको पता लग जाएगा, माइनस करेंगे हम किसको 0.5 को, तो आपके पास आंसर आता है 0.25 मीटर। आंसर आ गया 0.25 मीटर। ये हमारी क्या थी, सारा का सारा डेटा था जो हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने क्या करना है टू फाइंड लिख देना है। टू फाइंड में हमें क्या चीज चाहिए, यू नो दैट वेरी वेल, हमें जो है इसमें चाहिए दो चीजें। नंबर फर्स्ट इज वेट, वेट हम एज इट इज लिख देंगे, एंड नंबर सेकंड इज टेंशन। ये सब चीजें मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। अब इनको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन एंड आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, आपको पता होना चाहिए टॉर्क की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टोटल टॉर्क जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है उसका आंसर क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आप खुद जरा सोचें, यहां पे हमें टॉर्क जो था, टॉर्क की वैल्यू हमने यहां पे एडजस्ट करनी थी। टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मूवमेंट आर्म। दैट्स व्हाई यहां पे जितनी फोर्सेस थी उनके मैंने मूवमेंट आर्म को पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, ताकि बाद में सोल्यूशन करते हुए हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे, एट लास्ट अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को एड अप करेंगे। अब वैल्यूज हमारे पास क्या थी, नंबर फर्स्ट फोर्स, बल्कि यहां पे पहले लिखना चाहिए बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था कि टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी, टोटल टॉर्क की वैल्यू हमारी मस्ट बी 0 के इक्वल होनी चाहिए।
अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम उन्हें पुट करने लगे हैं। फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोमेंट आर्म से, विच इज ओ ए, वो वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ओ ए लिख लिया मैंने यहाँ पे ओ ए, फिर इसमें प्लस कर देंगे सेकंड हमारे पास जो ये वेज है, वेज वाली लिख देंगे। वेज का मोमेंट आर्म क्या है, ओ। जहां पे ये अपनी रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है वहां पे इसका मोमेंट आर्म है, तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंट आर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो के इक्वल होगा। तो ओ मल्टीप्लाई बाय जब आर करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। एंड लास्ट जो हमारी थर्ड फोर्स है वेट वाली, वेट एज इट इज लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई बाय करेंगे किसके साथ, इसके मोमेंट आर्म के साथ, विच इज जी बी, ये लिखा हुआ है जीबी, जीबी एज इट इज लिख देंगे। अब आपको आई थिंक सो समझ आ गई होगी कि सेकंड कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम हमने यहां पे क्यों एडजस्ट की, क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू ही हम क्या करेंगे, वेट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखें जब इसका मोमेंट आर्म की वैल्यू ही जीरो होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। इसको मैंने पहले यहां पे लिख लिया। अब एफ फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 है। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके मोमेंट आर्म के साथ, जिसकी वैल्यू क्या है 0.5 प्लस 0 कर देंगे, फिर प्लस वेट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसका एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। जीबी की क्या वैल्यू है, इट्स वैल्यू 0.75 एंड इट्स इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, मल्टीप्लीकेशंस के थ्रू इसकी वैल्यूज को हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप पहले इसको बेशक इसको एडजस्ट कर लें या इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास वैल्यू है, अब यहां एक और भी इशू है कि आपने देखे इसका जो वेट का मोमेंट आर्म था, इट्स नॉट इक्वल टू जीबी, इट्स इक्वल टू ओ जी। तो यहां पे सिंपल क्या आएगा, जीबी नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ओ जी आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां से वेट यहां पे, तो इसका मोमेंट आर्म तो सिर्फ इतना सा होगा, क्योंकि वेज के पास हमने इसको फाइंड करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओ जी आ जाएगा, और यहां पे 0.25 वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल आप क्या करें, पहले वेट को एज इट इज यहां रहने दें, जो चीज यहां पे प्लस हो रही थी इन सब चीजों को हम उठा के उधर ले जाते हैं। सिंपल, यहां पे इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 100 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है 0.5 से, इसका आंसर आ जाता है 50। तो 50 हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, यहां पे 50 एंड प्लस 0 एंड यहां पे माइनस आएगा। माइनस आने की वजह क्या है, आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है। जो चीज डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव करे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आती है, माइनस में आती है, W मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब आप देखिए माइनस वाली वैल्यू जो है ये एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, इसको हम उठा के सेकंड साइड पे ले जाएंगे, तो 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब 0.25 यहां पे क्या हो रहा है, आपके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में जाएगा या दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब डिवीजन में चला जाएगा। तो 50 को डिवाइड कर देंगे किससे, 0.25 से, हमारे पास हमारे वेट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब आप इनको क्या करें, आपस में डिवाइड करें, 50 को डिवाइड कर दें 0.25 से, आपके पास आपके वेट की वैल्यू आ जाती है विच इज 200। तो सिंपल इसकी वैल्यू को यहां पे क्या कर दें, इस तरीके से वेट की वैल्यू को 200 न्यूटन वैल्यू को यहां पे ऐड कर दें। अब आपके सामने आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, हमने क्या कर लिया, वेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, अब हम फाइंड करेंगे रिएक्शन की वैल्यू के, या टेंशन की वैल्यू। अब हम लास्ट पॉइंट वो फाइंड आउट करेंगे। डायग्राम को मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, डायग्राम के थ्रू ही हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेंशन फाइंड करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट फाइंड करने लगे हैं, विच इज आपके सामने है कि टेंशन। अब मैंने क्या कहा था, इसमें सेकंड कंडीशन बाय, इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हम यूज करेंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, EQU ILIBR IUM। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि टोटल हमारे पास फोर्स को
वो मस्ट भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब आपके पास टोटल फोर्स आपको नजर आ रही होगी, यहां पे क्या है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो जो है वर्टिकल लाइन, या तो एफ ऑफ एक्स की लोअर साइड पे, एफ ऑफ वाई की जो है नेगेटिव साइड पे जा रहा है, या एफ ऑफ वाई की पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है। तो मैं सिंपल यहां क्या कर दूंगा, टोटल फोर्स मेरी क्या है, एफ ऑफ वाई वाली है। अब देखिए जो फोर्स आपकी डाउनवर्ड वाली साइड पे जा रही होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, और जो अपवर्ड वाली साइड पे फोर्स जा रही होगी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। अब सिंपल सिर्फ एक ही फोर्स हमारी अपवर्ड वाली साइड पे जा रही है, वो क्या है, रिएक्शनल फोर्स, एंड डाउनवर्ड वाली साइड पे क्या फोर्स जा रही है, माइनस एफ आ जाएगा एज इट इज, और फिर दोबारा वेट आपका क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो इट्स ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, माइनस में। आप सिंपल वैल्यूज ऐड करने से पहले अगर चाहते हैं कि इनको उधर ले जाए तो आप लेके जा सकते हैं, दूसरी साइड पे आर एज इट इज, एफ पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस वेट भी पॉजिटिव में आ जाएगा। सिंपल आप इनकी वैल्यूज को आपस में वैल्यूज को ऐड कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको नजर आ रहा है फोर्स की क्या वैल्यू है, इट्स वैल्यू इट्स 100, प्लस हम किसकी वैल्यू के साथ कर देंगे, वेट की वैल्यू के साथ, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब आप अगर इसको कैलकुलेशंस के थ्रू करें या कैलकुलेटर की हेल्प के बगैर भी करना चाहें तो आप इजीली इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन। हमारे पास हमारा जो रिजल्ट, जो हमारी टेंशन, सॉरी ये आर जो है रिएक्शनल फोर्स थी, या इसको आप टेंशन भी कह सकते हैं, तो आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करना था, एंड मैंने टू फाइंड के अंदर मिस्टेकली जो है टेंशन लिख लिया था, लेकिन आप वहां पे इसको सही कर लीजिएगा, वहां पे टेंशन नहीं आएगा, क्या आएगा, रिएक्शनल फोर्स आएगा। उम्मीद करता हूं आज के जो आपकी एग्जांपल्स थी आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूनिट नंबर 4 का, जिसमें हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।